हेलो एवरीवन। इंश्योरेंस लॉ के क्लास में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फायर इंश्योरेंस यानी कि अग्नि बीमा। लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्टेड न्यू टॉपिक फायर इंश्योरेंस। ठीक है, देखिए हमने जब स्टार्टिंग में काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी तब हमने दो तरीके के जीवन बीमा अनुबंध यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दो तरीके के बीमा अनुबंध पढ़े थे, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे। जिसमें फर्स्ट तो था आपका जीवन बीमा अनुबंध लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेकंड था आपका इंडैमिनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध। फायर इंश्योरेंस जो है वो सेकंड टाइप के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है, यानी कि फायर इंश्योरेंस क्या है, एक इंडैमिनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध है। ठीक है, आइए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि फायर इंश्योरेंस यानी कि अग्नि बीमा से हम क्या समझते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अग्नि बीमा का अर्थ। अग्नि बीमा का क्या अर्थ होता है। देखिए अग्नि बीमा एक ऐसा बीमा है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित समयावधि में बीमा की विषय वस्तु को अग्नि के कारण होने वाली हानि से क्षतिपूर्ति का वचन देता है। जनरली जैसे हम पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो दो पक्षकार होते हैं, फर्स्ट इज इंश्योर्ड एंड सेकंड इज इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड को क्या बोलेंगे हम, बीमित, और इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, बीमा करता। तो अग्नि बीमा क्या है, अग्नि बीमा वह बीमा है, फायर इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें बीमा करता यानी कि बीमा कंपनी बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो है प्रीमियम का अमाउंट कौन चुकाएगा, इंश्योर्ड चुकाएगा, बीमित चुकाएगा। उसके बदले बीमा कंपनी उसको क्या देगी, एक निश्चित समयावधि में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसकी अगर जो सब्जेक्ट मैटर है यानी कि जिस विषय वस्तु का बीमा करवाया गया है उस विषय वस्तु को अगर आग के कारण, फायर के कारण अगर कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है। फिर से देखें कि अग्नि बीमा एक ऐसा बीमा है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को एक वचन देती है किस बात का, कि अगर एक पर्टिकुलर समयावधि में बीमा की विषय वस्तु को आग के कारण कोई, अग्नि के कारण कोई नुकसान पहुंचता है तो वो उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। इसके बदले में इंश्योर्ड उन्हें क्या देता है, एक निश्चित राशि प्रीमियम की देता है। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते आ रहे हैं जनरली जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है, एक पार्टी तो कौन हो गई, इंश्योर्ड हो गया, ठीक है, एक हो गई आपकी इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ठीक है, अब इंश्योर्ड तो क्या चुका रहा है, आपका प्रीमियम चुका रहा है। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, उसको प्रॉमिस कर रही है, किस चीज़ का प्रॉमिस कर रही है, कि वो उसको जब भी अग्नि से जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, ऐसा विषय वस्तु जिसका कि बीमा करवाया गया है, अगर इस विषय वस्तु को किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी इस विषय वस्तु की क्षतिपूर्ति की, जो भी हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति इंश्योर्ड को करेगी। क्लियर हो गई बात। अब देखो, अब अग्नि बीमा आग से उत्पन्न जोखिमों व हानियों के विरुद्ध सुरक्षा का एक साधन है। ठीक है, यह अग्नि के द्वारा उत्पन्न होने वाली एक व्यक्ति की हानि को विभिन्न व्यक्तियों में बांटने की मतलब सहकारी विधि है। ये मान लीजिए कि भैया इंश्योरेंस भी अपने आप में यही तो है कि किसी एक पर्सन को लॉस होता है तो वह कई व्यक्तियों में बढ़ जाता है तो ठीक सही हो जाता है, किसी एक को वहन नहीं करना पड़ता। ठीक है, लीगली अगर हम इसको डिफाइन करें तो अग्नि बीमा जोखिम हस्तांतरण का एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम यानी कि प्रतिफल के बदले एक निश्चित समयावधि में किसी निश्चित बीमित वस्तु को अग्नि से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मैंने अभी समझाया था, इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है, किससे प्रॉमिस कर रही है, इंश्योर्ड से प्रॉमिस कर रही है। किस चीज़ का, कि इंश्योर्ड तो क्यों, अच्छा प्रॉमिस भी क्यों कर रही है बेटा, क्योंकि इंश्योर्ड जो है उसको क्या चुका रहा है, प्रीमियम चुका रहा है। अब इस प्रीमियम के बदले में एक निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत जो भी नुकसान हो जाता है सब्जेक्ट मैटर को, उसकी भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को करेगी। कि एक निश्चित समयावधि में अगर आपके सब्जेक्ट मैटर को कोई नुकसान होता है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर,
वो आर्टिकल, वो थिंग, वो ऑब्जेक्ट जिसका कि इंश्योरेंस करवा रखा है। अगर उसको नुकसान होता है किसके द्वारा, बाय द फायर, ठीक है ना, अगर अग्नि के द्वारा उसको नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। दैट्स ऑल। ये क्या हुआ, फायर इंश्योरेंस। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे अग्नि बीमा की विशेषताओं की या प्रकृति के बारे में, मतलब फायर इंश्योरेंस में क्या क्या जो है, क्या क्या बातें होती है, क्या क्या पार्टिकुलर्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे कि जोखिम से सुरक्षा का साधन, ठीक है। ये मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन माना जाता है किससे, फ्रॉम रिस्क, ठीक है। रिस्क से सुरक्षा का साधन माना जाता है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा अग्नि से उत्पन्न होने वाले जितनी भी जोखिमों से, जैसे माल या वस्तु को बचाने के लिए करवाया जाता है। भाई आप कह रहे हो कि ये मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है, यानी कि सुरक्षा का साधन है, किसको बचाया जाता है, गुड्स को, कोई किसी ऑब्जेक्ट्स को। भाई अगर मान लीजिए आग लग जाती है तो उनमें होने वाली नुकसान से बचाने के लिए करवाया जाता है। अतः ये आग से उत्पन्न जोखिमों से सुरक्षा पाने का एक उपाय है। क्लियर हो गई बात। तो जोखिम से सुरक्षा पाने का साधन क्या हुआ, अग्नि बीमा। कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आग अग्नि से हानि होती है और उसका नुकसान हो जाता है तो उसे बचाने का उपाय क्या है हमारे पास, उससे बचाने का उपाय है फायर इंश्योरेंस। भाई फायर से अगर किसी वस्तु को नुकसान होगा तो फायर इंश्योरेंस उसे प्रोटेक्ट कर ले। नेक्स्ट बात करें हम विशेषता फीचर की, तो ये है हानि निर्धारण, है ना। अग्नि बीमा करवाने से बीमित की हानि निर्धारित हो जाती है। यह हानि प्राय प्रीमियम की राशि तक ही सीमित रहती है। ये है दिखने में बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि बीमा करवाने से क्या होता है, जैसे हमने अपने मान लीजिए एक कोई हमारी फैक्ट्री है, ठीक है ना, उसमें कोई मशीनरी लगी हुई, हमने उस मशीनरी का वो करवाया, ठीक है, या किसी बिल्डिंग का हमने फायर इंश्योरेंस करवा लिया, तो वहाँ पर राशि डिसाइड हो जाती है कि जितना इसका मूल्य है, भाई उसकी हानि निर्धारित हो जाती है ना। तो यहाँ पर उस जितना उसकी वैल्यू होती है उतना, एक बार ठीक है हमने फायर इंश्योरेंस करवा लिया, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, ध्यान रखिएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे कितना करेगी। मान लीजिए अब उस जिसका इंश्योरेंस करवा रखा था आपने, जैसे आपकी बिल्डिंग का, उसमें आग लग गई या वो मशीनरी आग के कारण जल गई, ख़राब हो गई वो, ठीक है ना, नुकसान हो गया उसको, तो अब क्या करोगे आप, अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, प्रीमियम की राशि पूरी नहीं, कितनी देगी, जितना कि एक्चुअल में लॉस हुआ है, जितना वास्तविक नुकसान होता है उतनी ही भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है, उससे ज़्यादा नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और हानि, अच्छा ये लाइन जो यहाँ दे रखी है ना, यह है हानि प्राय प्रीमियम की राशि तक ही सीमित रहती है। अगर मान लीजिए प्रीमियम की राशि से ज़्यादा हानि हो गई, ज़्यादा नुकसान हो गया, मान लीजिए प्रीमियम की राशि अभी 2 लाख है और नुकसान हो गया 3 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी केवल और केवल 2 लाख रुपीज़ ही देगी। जो आपको हानि हुई ना 2 लाख रुपए, उसका पहले तो आकलन किया जाए कितने की हानि, क्योंकि यहाँ पर हानि की भरपाई की जाती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जो एक्चुअल लॉस होता है उसी को पे किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, ठीक है। तो जितना है, भले ही अब 1 लाख रुपए भले ही इंश्योर नुकसान में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास पहली बात तो प्रीमियम की राशि कितनी थी, 2 लाख रुपए, और उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक्चुअल लॉस मापेगी, उसके बाद ही पे करेगी। क्लियर। फिर हम बात करते हैं जोखिम का हस्तांतरण के बारे में, ठीक है, यानी कि निश्चित अवधि जोखिम का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ रिस्क के बारे में। अग्नि बीमा के फलस्वरूप अग्नि से उत्पन्न होने वाली जोखिमें समाप्त नहीं हो जाती है, ध्यान रखिए, बल्कि ऐसी जोखिमें अन्य एक व्यक्तियों के समूह को हस्तांतरित या विभाजित कर दी जाती है। ये तो केवल कहने भर की बात है। देखिए ऐसा है कि हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, इसका मतलब हम हमारी जोखिमों को डिवाइड कर रहे हैं, हमारे रिस्क का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन देखिए इंश्योरेंस करवाना इस बात की गारंटी नहीं है कि जोखिम होगा ही नहीं, रिस्क ख़त्म हो गया रिस्क ख़त्म नहीं होना। इंश्योरेंस करवाने का मतलब ये नहीं है कि रिस्क ख़त्म हो गया, इसका मतलब है आपने रिस्क को एंड नहीं किया, आपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर हो गई बात। फिर बात आती है निश्चित अवधि की। अग्नि बीमा पत्र की अवधि निश्चित होती है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। जीवन बीमा और जो ये क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध होते हैं, देखिए इनमें ये मेन डिफरेंस है, मैंने पढ़ाया था, अगर आप आपको याद है तो ये मेन डिफरेंस है क्या, कि अग्नि बीमा, देखिए वो तो जीवन बीमा तो एक अनिश्चित अवधि के लिए हो सकता है ना, जबकि अग्नि बीमा या समुद्री बीमा या अन्य जो क्षतिपूर्ति बीमा होते हैं निश्चित अवधि के लिए होते हैं। और ये अवधि कितनी होती है, मैक्सिमम 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, 1 ईयर हो सकती है या फिर उससे कम हो सकती है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा ये
नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात। तो अग्नि बीमा पत्र की अवधि निश्चित होती है, जो कि सामान्यतः जनरली 1 वर्ष की होती है, 1 ईयर की होती है। इससे कम अवधि का बीमा भी करवाया जा सकता है। जनरली जो एक मतलब सामान्य रूप से 1 साल की तो होती ही होती है, उससे कम का करवा सकते हो। क्लियर। फिर बात आती है, ये क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट है, एक वैध अनुबंध है। ठीक है। देखिए, अग्नि बीमा एक अनुबंध है जिसमें बीमा करता है बीमित 2 पक्षकार होते हैं। ठीक है। ये कौन होते हैं? प्रोमिसर दोनों होते हैं, यानी कि ये वचनदाता भी होते हैं, प्रोमिसर भी होते हैं, और एक वचन प्रोमिसी भी होता है। अब वचनदाता तो कौन हुआ? अब ये जैसे दोनों कि भाई मैं, ठीक है, वचनदाता को तो कौन हुआ? आपका इंश्योरेंस कंपनी। वचन ग्रहीता कौन हुआ? इंश्योर्ड आपका, जो ठीक है कि भाई इंश्योर जब हाँ लॉस होगा आपको तो मैं आपकी हानि की भरपाई करूँगा, इस तरह से। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ जो है वो अग्नि बीमा की पार्टीज़ हुई। इस अनुबंध में वैध ठहराव के सभी लक्षणों का होना आवश्यक होता है, जैसे कि एक लीगल एग्रीमेंट में होता है सबकी सब चीज़ें। क्या? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, यानी कि प्रस्ताव स्वीकृति होती है, अनुबंध करने की क्षमता, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, यहाँ पर आपकी स्वतंत्र सहमति यानी कि आपकी फ्री कंसेंट होती है, वैधानिक उद्देश्य, प्रतिफल, लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ठीक है ना। तो ये सब के सब चीज़ें क्या हो गई? ये चीज़ें क्या हो गई? यहाँ पर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ये क्या सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई? ये जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल एग्रीमेंट जो होता है, उसके बेसिक फीचर्स हैं, जो कि यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी होंगे, फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी होंगे। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं व्यक्तिगत अनुबंध के बारे में। व्यक्तिगत अनुबंध, देखिए अग्नि बीमा जो क्या है, वो एक व्यक्तिगत अनुबंध है, एक पर्सनल एग्रीमेंट है। ठीक है। कैसे पर्सनल एग्रीमेंट है? कि भाई देखिए, अग्नि बीमा अनुबंध की प्रकृति व्यक्तिक होती है। ध्यान रखिए, अग्नि बीमा जो लाइफ फायर इंश्योरेंस है उसका नेचर कैसा है? व्यक्तिक होता है। यही कारण है कि जब किसी बीमित वस्तु का विक्रय हस्तांतरण हो जाता है, मान लीजिए कि ये एक सब्जेक्ट मैटर है ना, इसका आपने क्या करवा रखा है? फायर इंश्योरेंस करवा रखा है। तो आपने क्या करा? इसको क्या कर दिया? आपने किसी को सेल कर दी। मान लीजिए आपने इसका फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, आपने इसको सेल कर दी। तो आगे देखिए क्या कंडीशन कहती है, तो उसके बीमा पत्र का भी स्वतः ही हस्तांतरण नहीं हो जाता। आपने सेल तो कर दी, ये सब्जेक्ट तो सेल हो गया, यानी कि वस्तु तो सेल हो गई, लेकिन ये जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है ये अपने आप इसके साथ ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि ऐसी दशा में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी की स्वीकृति ज़रूरी होती है। इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ता है। तो क्या है कि बीमाकर्ता द्वारा स्वीकृति नहीं देने पर, अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, तो उस वस्तु के क्रेता या हस्तांतरित को अग्नि बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए पुनः अग्नि बीमा करवाना आवश्यक है। तो यहाँ पर पहले उसको बताया जाता है कि ये पॉलिसी हो रखी है, मैंने ट्रांसफ़र कर दी है। तो अगर यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की कंसेंट होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो यहाँ पर बायर है, जो जो परचेज़र है, जिसने कि ये खरीदी है ये वस्तु, उसको दोबारा इसका बीमा करवाना आवश्यक होता है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से क्या है, ये एक पर्सनल एग्रीमेंट है, व्यक्तिगत अनुबंध है। ठीक है। आप वस्तु जिसका इंश्योरेंस करवा रखा है वो वस्तु आप ट्रांसफ़र कर भी देते हो किसी भी मोड में, लाइक जैसे आपने सेल कर दिया, किसी भी मोड में आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हो, तो भी उसका जो बीमा पत्र है वो उसके साथ स्वतः ही ट्रांसफ़र नहीं होता है विदाउट द कंसेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। उसके इंश्योरेंस कंपनी कंसेंट इसमें आवश्यक होती है। क्लियर हो गई बात। फिर बात करते हैं हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट की, यानी कि बीमा पत्र की। अग्नि बीमा अनुबंध होने पर बीमाकर्ता अपने हस्ताक्षर करके एक पॉलिसी जारी करता है। ध्यान रखिए, जैसे ही वो प्रपोजल स्वीकार कर लेता है इंश्योर्ड का, तो क्या करता है, एक पॉलिसी जारी करता है। और पॉलिसी क्या होती है बेटा? एविडेंस होती है इस चीज़ का कि हाँ उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है ना। इसमें उल्लेखित तिथि से ही, इसमें जो तिथि लिखी होती है उस तिथि से ही बीमा की अवधि प्रारंभ की जाती है। ठीक है। इसमें बीमा की सभी आवश्यक शर्तें लिखी होती है, जो भी किस दिन से शुरू है पॉलिसी टाइम पीरियड वो लिखा होता है। कभी कभी बीमा कंपनियों द्वारा कवर नोट या इंटरिम पॉलिसी भी जारी कर दी जाती है। कभी कभी देखिए फाइनल पॉलिसी जारी नहीं करके इंटरिम पॉलिसी भी दे दी जाती है, या जिसे कवर नोट भी कहा जाता है। अंतिम बीमा पत्र जारी होने तक यही जो है हानि, मान लीजिए आप अभी तक जो है फाइनल पॉलिसी नहीं आई है, लास्ट जो फाइनल पॉलिसी नहीं आई है, उसके आने तक हानि, अगर उसके आने से पहले हानि हो जाती है तो इंटरिम पॉलिसी ठीक उसी तरह काम करती है जैसे कि
फाइनल पॉलिसी करती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी कभी कंपनीज ये दे देती है। ठीक है, तो हमने बात करी अग्नि बीमा क्या होता है, साथ के साथ इसमें क्या क्या फ़ीचर्स इसके बेसिक होते हैं वो हमने देखे। अगली क्लास में हम इसके बाकी बचे हुए जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स होते हैं फायर इंश्योरेंस के, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उन पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप इनको रेड आउट करिए अच्छे से समझिए। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।